नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज। आज हम एक नए मुद्दे को लेकर आए हैं। दोस्तों नमस्कार। दिल्ली का ताना बाना था, दिल्ली की बिसात थी। मुंबई ने उस बिसात पर खुद को प्यादा बनाया और ताना बाना पकड़ते हुए दिल्ली के सामने नायक के तौर पर खुद को उभार कर गद्दी पाली। यानी दिल्ली ने ताना बाना बनाया था कि महाराष्ट्र की सत्ता कैसे बीजेपी के पास आए। राज्यपाल की जो भूमिका थी, स्पीकर की जो भूमिका थी और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस जो इस वक्त डिप्टी सीएम है, उनकी भी जो भूमिका थी, उन तमाम भूमिकाओं को ना तो कानूनी तौर पर सही माना जा सकता है और ना ही संविधान की व्याख्या करते हुए इन्हें सही ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लेकर आज जो फैसला दिया, दरअसल वह उन परतों को उघाड़ गया जिन परतों को अक्सर मोदी शाह की राजनीतिक सत्ता रेड कारपेट तले छुपा लेती है। 5 जजों की बेंच बैठी और 5 जजों में चीफ जस्टिस खुद अगुवाई कर रहे थे। उसमें जस्टिस शाह की मौजूदगी थी, जस्टिस कृष्ण मुरारी की मौजूदगी थी, जस्टिस हिमा कोहली की मौजूदगी थी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की मौजूदगी थी। लेकिन फैसला खुद चीफ जस्टिस पढ़ रहे थे और उन्होंने जिन बातों को रखा उसमें बहुत साफ तौर पर 3 बातें उभर कर आ गई। पहली बात, गवर्नर की भूमिका संविधान के अनुसार नहीं थी। चाहे वो बहुमत साबित करने का निर्देश जारी किया गया हो या जो घटनाक्रम हो रहे थे उसके बीच में वह जिस तरीके से कूद गए और हर दिन जो व्याख्या कर रहे थे वह पूरे तरीके से संविधान के प्रतिकूल यानी गैर संवैधानिक था। स्पीकर की भूमिका जो निभाई गई और स्पीकर की नियुक्ति जिस तर्ज पर हुई और इसके ठीक समानांतर जो व्हिप के तौर पर जो व्हिप नियुक्त किया गया, एक तरफ शिंदे गुट ने किया और दूसरी तरफ उद्धव गुट ने किया। तो शिंदे गुट ने जिस तरीके से व्हिप की नियुक्ति कर उसी को सही माना, वह भी गैर कानूनी है। यह पहली स्थिति बतलाती है कि दरअसल यही वो परिस्थितियां होती है जिसमें गवर्नर अगर मैनेज हो जाए, स्पीकर अगर मैनेज हो जाए और कुछ ताकत बीजेपी के पास हो तो वह सत्ता पलट सकती है और यह काम उसने बाखूबी इससे पहले कर्नाटक में भी किया। लेकिन क्या महाराष्ट्र की भूमिका मौजूदा वक्त में उस कानूनी और संवैधानिक परतों को उघाड़ रही है जिसका खेल दिल्ली में बैठकर मोदी शाह की सियासत करती रही? यह सवाल अब इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि सवाल यह है कि जब सब कोई गैर संवैधानिक है तो मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर संविधान अनुकूल कैसे हो सकते हैं? और यही वो सवाल है जो सबसे बड़े तौर पर मौजूदा वक्त में उभार रहा है कि अब स्पीकर की भूमिका क्या होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गेंद अब स्पीकर के पाले में डालकर यह कह दिया कि आप ही तय कीजिए कि जो 16 विधायक शिवसेना से निकले वह 16 विधायक अयोग्य हैं या योग्य हैं। उनको अयोग्य घोषित किया जाए तो आप ही को यह काम करना है। और यह बात ध्यान में रखिए, जो चीफ व्हिप होता है उसकी नियुक्ति जो उद्धव गुट ने की थी वही सही होंगे, यानी सुनील प्रभु सही होंगे। और अपने डॉक्यूमेंट में बताया गया कि दरअसल इसके समानांतर इन बातों को समझ लीजिए कि अगर फ्लोर टेस्ट होता और फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ उसके बगैर अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया 3 लाइन का लिखकर और उसमें किसी कारण का जिक्र नहीं किया तो हम इस फैसले को पलट नहीं सकते हैं कि उनको दोबारा मुख्यमंत्री बना दें। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन और कही, अगर जिक्र कर देते जो कुछ हो रहा है इस्तीफा देने के साथ उद्धव ठाकरे, या फिर विश्वास मत में चले जाते और वहां चाहे शिंदे गुट और उनके साथ निकले हुए विधायक बीजेपी के साथ ही क्यों ना खड़े हो जाते, तब अगर संविधान की व्याख्या की जाए तो दोबारा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हो जाते। यानी नैतिक तौर पर जो बोझ उद्धव ठाकरे ने उठाया उस वक्त अगर वो नैतिक तौर पर ना उठाते और कानूनी तौर पर चीजों को समझते तो उनको दोबारा सीएम बनने का मौका आज मिल जाता। और यहीं से सबसे बड़ी बात निकलती है, अगर इस इस्तीफे की वजह से उद्धव ठाकरे सीएम नहीं तो एकनाथ शिंदे सीएम कैसे? और जब
पूरी प्रक्रिया ही गैर संवैधानिक तौर पर चल रही थी, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे अयोग्य घोषित हों या योग्य घोषित हों, अब यह टैक्टफुली स्पीकर पर आकर टिक गया है और इस बात का जिक्र किया गया कि दरअसल भारत गोगावले जो थे वह जब व्हिप के तौर पर शिंदे गुट ने उन्हें नियुक्त किया तो उनकी बात मायने नहीं रखती है, क्योंकि तब तक शिवसेना टूटी नहीं थी, शिवसेना को कोई मान्यता नहीं दी थी, इलेक्शन कमीशन बीच में आया नहीं था। और ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता या उनको हटा दिया गया होता तो आज दोबारा उद्धव ठाकरे सीएम होते। मैसेज बहुत साफ है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे 16 विधायकों के साथ निकल कर आए और उनको पनाह किसी दूसरे ने नहीं बल्कि विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ने दी और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने दी। उनके साथ घूमते घूमते वो जिस राज्य में पहुंचे, वो असम में, वहां भी बीजेपी की सरकार जो वहां मेहमान नवाजी शिवसेना से निकले विधायकों की कर रहे थे, जो शिवसेना से निकला हुआ खुद को नहीं बता रहे थे। यानी वो लगातार कहते रहे हम ही शिवसेना है। ऐसी स्थिति इस देश की सियासत के भीतर कभी नहीं आई थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार आज कहा, जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ फैसला पढ़ रहे थे तो उन्होंने 3 बार अलग अलग जगहों पर दोहराया, अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा ना दिया होता, 3 लाइन का जिसमें उन्होंने कोई वजह नहीं बताई और मैं इस्तीफा दे रहा हूं नैतिक तौर पर, यह जो लिखा उन्होंने, अगर नहीं लिखते तो वो आज मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट उनको दोबारा स्थापित कर सकता था। तो क्या यह माना जाए ये पूरी की पूरी प्रक्रिया मौजूदा वक्त में अब स्पीकर पर आ गई है, या मौजूदा वक्त में दिल्ली के उस बिसात और ताने बाने की पोल खोल चुकी है जहां पर जो ताना बाना सत्ता को पाने के लिए बनाया जाता है। और सवाल यह भी नहीं है कि पहले 16 एमएलए निकले, उसके बाद कुछ और एमएलए निकले, उसके बाद कुछ और एमएलए निकले और कुल मिलाके 40 एमएलए निकल गए, क्योंकि सत्ता सामने खड़ी थी, गवर्नर की मोहर थी, दिल्ली की सत्ता आपके अनुकूल थी, सीबीआई और ईडी का रेड का डर काफूर हो चला था, गायब हो चला था। तो क्या इस देश में सरकारें ऐसी बनेंगी? यह संदेश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा ऐसी बनेंगी, लेकिन संदेश उसके भीतर के परसेप्शन के साथ बहुत साफ है कि अगर इस तरीके से किसी भी विधानसभा के भीतर स्थितियां घटित होती है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि वो सब कुछ जो कार्रवाई महाराष्ट्र के भीतर हुई मई और जून के महीने में, वो सारी घटनाएं ना तो संविधान के अनुकूल ना ही कानूनी तौर पर सही।